मॉर्निंग स्टूडेंट, आदर्श विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 3 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास हो चुका था। हम लोग सेकेंड क्लास में उससे आगे की टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना था हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का उद्भव और विकास। भारत में ये हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। जिस तरह पूरी दुनिया में और भी सभ्यताओं का विकास हो रहा था, ठीक उसी समय हमारे भारत में भी एक सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता। एशिया महादेश में और भी सभ्यता का विकास हुआ था, जिसमें हम लोग आपको बताए थे इराक की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो ये जितनी भी सभ्यताएं आप देखेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो सभी नदी के किनारे सभी फली फूली है। नदी के किनारे क्यों फली फूली है? तो नदी के किनारे की जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, जिससे और उनसे क्या होता है कि नदियों के पानी से उससे सिंचाई की समुचित व्यवस्था रहती है। इसलिए जितने भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदी के किनारे हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हांगहो। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। इराक की सभ्यता टिग्रिस नदी के किनारे। और हमारे भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता फल फूल रही थी वो थी सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इसीलिए क्यों कहा जाता है इसको? तो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है, इसी के कारण इसे कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पहले शुरू हुई थी। लगभग 4700 वर्ष पहले यह अपने उच्चतम शिखर पर, यानी इसका सर्वमानिक काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व और ईस्वी में आपको बताए थे पिछले क्लास में कि ईसा के जन्म के जो पहले का समय होता है उसे ईस्वी पूर्व कहते हैं, और ईसा के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे ईस्वी सन कहते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कहने का मतलब आपको बताए थे एंशिएंट हिस्ट्री, और जब आपको हिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए आपको 3 भागों में बताया था। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल, जिसमें बताया गया था क्या कि इस समय में आदि मानव के द्वारा जो छोड़े गए अवशेष है उन्हीं से जानकारी मिलती है। इनके कोई लिपि नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं मिला है, यानी जिसका संबंध लिखित अभिलेख से नहीं हो, कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला है, यानी इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। तो ये सर्वमानिक काल इसका है। इतिहासकारों ने लगाया कि ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल है। अब इसमें कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, तो इतिहासकारों का कहना है कि अभी तक इसका वास्तविक निर्माता नहीं है। कोई इतिहासकार बोलते हैं कि इनके निर्माता द्रविड़ है, लेकिन बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि इनके निर्माता आर्य हैं,
और ये मध्य एशिया से आया था। इसके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में, तो इनकी कोई वास्तविक जानकार नहीं है, क्योंकि नहीं जानकार होने का कारण क्या है कि इसमें कोई लिपि नहीं मिली है। लिपि है भाव चित्रात्मक। अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में पूछा जाए तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है, लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला है, भाव चित्रात्मक लिपि। चलिए अब हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जोदड़ो की नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे। नगर योजना यानी इनकी बनावट कैसे थी, किस तरह का शहर बसा हुआ था। करा सिंधु घाटी के लोग एक महान भवन निर्माता थे। उन लोगों ने शहर बनाए और उसमें स्वस्थ जीवन जीते थे। सिंधु घाटी के शहर आधुनिक शहरों की तरह ही बने थे। दोनों शहर एक ही शैली में बने हुए थे, यानी हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बीच की दूरी कितना है? 183 किलोमीटर पर दोनों स्थित हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनके शहरों की सुरक्षा के लिए चारों ओर मजबूत और ऊंची दीवारें थी। वहाँ लंबी चौड़ी और सीधी गलियां थी। मुख्य गली जो होती थी वो 10 मीटर चौड़ी होती थी। मुख्य गली जो होता था वो क्या था? 10 मीटर चौड़ी होती थी। और ये दो सभी क्या होती? सभी गलियां पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक और सीधी बनी थी। वे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और नगर निर्माण और इनकी योजना से इससे पता चलता है था कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग जो थे एक महान भवन निर्माता थे। अगला टॉपिक है दुर्ग, जिसको कहते हैं किला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो भागों में बटे हुए थे। एक भाग जो ऊंचा पर बना था उसे किला कहते थे। उसे क्या कहते थे? किला। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो भवन बना हुआ था वो दो भागों में बटा था। एक जो ऊंचाई पर होता था उसे किला कहते थे। इस भाग में सार्वजनिक भवन सार्वजनिक मतलब कहने का मतलब इस सभी लोगों के लिए। जैसे हम अपने गांव में और आप लोग के गांव में या किसी भी शहर या गांव में अभी आप देखते हैं तो एक सामुदायिक भवन होता है। सामुदायिक भवन जिसमें शादी विवाह और भी पार्टी फंक्शन के लिए ये उपयोग किया जाता है। उसी तरह से सभा के लिए तो ये सभी लोगों के लिए था। अनाज भंडार थे। अनाज को जहाँ रखा जाता था उनके भी प्रमाण मिले हैं। और बहुत से कारखाने थे। कहानी जो दुर्ग भाग होता था उसमें सार्वजनिक भवन, अनाज भंडार, कारखाने और धार्मिक स्थल थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो सबसे ऊंचा भाग है, ऊंचाई पर जो स्थित था वो दुर्ग कहलाता है। और उस दुर्ग में सार्वजनिक भवन थे, अनाज भंडार थे, कारखाने थे, धार्मिक स्थल थे। नगर का दूसरा भाग लोगों का मुख्य रिहायशी भाग था। यहाँ आम लोग रहते थे और अपना काम धंधा करते थे। जब कभी बाढ़ आती थी तो नीचे वाले भाग लोग ऊपरी भाग में चले जाते थे। हड़प्पा की खुदाई से प्रतीत होता है कि वहाँ बड़े बड़े अनाज भंडार के कई भवन मिले हैं।
इसे अनाज भंडार को अन्नागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अन्नागार। तो बहुत से अन्नागार मिले हैं, यानी जहाँ अनाज को रखा जाता था, अनाज का जो बड़ा बड़ा भंडार होता था उसे अन्नागार कहते हैं। एक होता है स्नानागार। स्नानागार उसे कहते हैं, जैसे हम लोग इसको अभी कहते हैं क्या? स्विमिंग पूल। क्या कहते हैं? स्विमिंग पूल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तरणताल। क्या कहते हैं? तरणताल। तो इस तरह के अवशेष भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। खदान भंडारों के निकट धमन भट्टियाँ थी, वहीं कारीगर कारखाने में काम करते थे। तांबा, कांसा, शीशा और टीन के तरह तरह का सामान यहाँ बनते थे। मजदूर और शिल्पकार कारखानों के समीप छोटे छोटे कमरों में रहते थे, यानी जिस भाग में कारखाने होते थे उसके नज़दीक छोटे छोटे कमरे मिले हैं। और इनसे ये पता चलता था कि जो कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति होते थे वो उन्हीं कमरों में रहते थे। सार्वजनिक भवन। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक भवन के बारे में पढ़ेंगे। करा सिंधु घाटी में घरों के अलावा शहरों में कुछ बड़े भवन भी थे। सार्वजनिक भवनों के अवशेष हड़प्पा में देखे जा सकते हैं। यानी सार्वजनिक भवन कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। याद रखना है कि सार्वजनिक भवन कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई तो वहाँ एक बड़ा सा आंगन मिला। इतिहासकारों का विचार है कि यह सभा भवन होगा जहाँ राजा अपना दरबार करते थे। कुछ लोगों का कहना कि यह बाजार होगा। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बना हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के घर किससे, यानी हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने हुए थे? ईंटों से बने हुए थे। उसके बाद आपको पढ़ना है स्नानागार। कहा जाता मोहनजोदड़ो की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज हुई थी। वह बड़ा और आयताकार था। इस स्नानागार में चढ़ने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इस स्नानागार में पानी निकालने के लिए एक निकास द्वार भी था। नज़दीक के कुओं से ताज़ा पानी इसमें आता था। स्नानागार के आसपास अनेक छोटे छोटे कमरे थे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त भवनों से सबसे आकर्षक स्नानागार आपको बताया अभी। मोहनजोदड़ो में मिला है। स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ये आज के जैसे स्विमिंग पूल और तरणताल होते, उस समय स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा सा आंगन था और इसके इस स्नानागार में चढ़ने के लिए दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी थी और स्नानागार में पानी निकलने के लिए एक निकास द्वार था भी। हड़प्पा सभ्यता में की एक और खासियत, यहाँ नालियाँ। सिंधु घाटी के लोग नाली पद्धति से अवगत थे। प्रत्येक घर में एक सक्रिय नाली पानी निकालने के लिए थी। घरों की नालियाँ, घर की जो नालियाँ थी वो स्नानगृह, रसोई घर और आंगन की गली नाली से जुड़ी हुई थी, जो गली किनारे किनारे बनी थी। गली की नालियाँ ईंटों से बनी थी ताकि उन्हें साफ रखा जा सके। गली की नालियाँ पत्थरों की पट्टियाँ से ढकी थी।
सिंधु घाटी की स्नालिक पद्धति से पता चलता है कि वे लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे। अधिकतर नालियाँ ढकी थी। प्रायः प्रत्येक घर में एक स्नान गृह था और इसके पास एक कुआं था। प्रत्येक घर में एक आंगन था। रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा था। गृह स्वामिनी के बैठने एवं मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा था। ये सभी हमें जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो ये सब अवशेष मिले हैं। यानी नालियाँ से ये पता चलता था कि वे लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे, वे एक स्वस्थ जीवन जीते थे। उनका जनजीवन कैसा था? जनजीवन के बारे में पढ़ेंगे। जनजीवन, सिंधु घाटी के लोग, कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग बड़े परिश्रमी थे। वे आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। जनजीवन की जानकारी ऐसे नहीं मिलती है। उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कोई भी सभ्यता या कोई भी समाज तभी उन्नति करता है जब उसको देखा जाता है कि वो कितना अच्छा भोजन कर रहा है, वो कितना अच्छा वस्त्र पहन रहा है। तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। भोजन के बारे में कि वो हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन क्या करते थे। सिंधु घाटी के लोग सादा खाना खाते थे। वे लोग गेहूँ, जौ, चावल और सब्जी खाते थे। वे मांस मछली भी खाते थे। वे लोग फल खाने के शौकीन थे। यानी चावल, भोजन में वे लोग चावल, गेहूँ, जौ, सब्जी, मांस मछली भी खाते थे और वो लोग फल खाने के भी शौकीन थे। वस्त्र में आइए तो सिंधु घाटी वासी कपड़ा बुनना जानते थे। औरतें छोटा घाघरा पहनती थी और कमरबंद बांधती थी। जो कमर में बांधा जाता है उसे कमरबंद कहते हैं। पुरुष अपने शरीर पर लंबे चोले से ढकते थे। कपड़े कपास के बने होते थे। यद्यपि कुछ ऊन का भी प्रयोग होता था। औरतें अपने बाल तरह तरह से संवारती थी। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। आभूषण जो सोने चांदी के गहना जो होता है उन्हें आभूषण कहा जाता है। औरतें आमतौर से हार, अंगूठी, कर्णफूल, हार जो गले में पहना जाता है, अंगूठी जो हाथ में पहना जाता है, कर्णफूल कान में, कंगन इत्यादि ये सब पहनती थी। औरत लोग हार, अंगूठी, कर्णफूल, कंगन और कमरबंद जो कमर में बांधा जाता है, कमरबंद। पुरुष लोग क्या पहनते थे? तो पुरुष गले में ताबीज पहनते थे। धनी लोग सोना चांदी और हाथी के दांत के गहने पहनते थे। किंतु गरीब लोग तांबा, हड्डी और चिकनी मिट्टी के पके पकाए गहने पहनते थे। यानी जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति थी उस तरह से लोग वस्त्र भी पहनते थे। आज भी ऐसा ही समाज में आपको देखने को मिलता है कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वो अच्छे भोजन, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है उनका भी जीवन चलता ही है। हड़प्पा सभ्यता में अब हम लोग वे लोग मनोरंजन खाली समय में क्या क्या करते थे। सिंधु घाटी के लोग खिलौने बनाना जानते थे। अवशेषों से तरह तरह के खिलौने मिले हैं। छोटे छोटे पक्षी, जानवर, पुरुष और स्त्री,
मिट्टी से बनते थे। संभवतः ये बच्चे के खिलौने थे। मिट्टी के कुछ गाड़ियाँ और सीटियाँ भी मिली है। कंचे भी बच्चे में लोकप्रिय थी। वे लोग देवी माँ की मूर्तियाँ बनाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए और बच्चों के लिए वे लोग खिलौने बनाते थे, जिसमें अवशेष में मिले हैं खिलौने बहुत से मिले हैं। छोटे छोटे पक्षी के खिलौने मिले हैं, जानवर के खिलौने मिले हैं, पुरुष और स्त्री के मिट्टी के बने हुए मिले हैं, और कुछ गाड़ियाँ और कुछ सीटियाँ भी मिली हैं। बच्चे उस समय का लोकप्रिय खेल हुआ होगा, कंचे खेलता था। व्यवसाय और शिल्प, अगला टॉपिक है व्यवसाय और शिल्प। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय था खेती। मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती। खेती में उन्होंने सबसे पहले क्या जो उगाया था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। वो लोग गेहूं, जौ, केला, तरबूज और मटर उगाते थे। सिंधु घाटी के लोग कपास भी उपजाते थे। क्वेश्चन पूछेगा क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती होती थी? तो जी हाँ होती थी, क्योंकि कपास के बने हुए वे कपड़े पहनते थे। सिंधु घाटी के लोगों ने जानवरों को भी पाला, जिसमें गाय, भैंस, याद रखना है, गाय, भैंस, भेड़ और सूअर, इन सभी जानवरों को उसने पाला। कुत्ते और बिल्लियाँ, कुत्ते और बिल्लियाँ, कुत्ते बिल्लियाँ, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, सूअर, कुत्ते और बिल्ली। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा क्या हड़प्पा सभ्यता में, क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन सी जानवर हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सूअर, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी बैल। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खेती के साथ साथ वो पशुपालन भी करते थे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, सूअर, कुत्ते और बिल्ली इत्यादि को पालतू बनाए, लेकिन इसमें बैल पालतू नहीं बनाए। सिंधु घाटी के लोग कलाकार और शिल्पकार भी थे। इनमें से कुछ बहुत अच्छे बुनकर थे। ये कपास और ऊन के बड़े कपड़े सिलते थे। मिट्टी के बर्तनों की बड़ी मांग थी। मिट्टी के जो बर्तन बने हुए थे उसे कहा जाता है टेराकोटा। क्या कहा जाता है? मिट्टी के जो बने हुए बर्तन है उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा याद रखना है, मिट्टी के टेराकोटा। मिट्टी का जो बना हुआ बर्तन है उसे कहते हैं टेराकोटा। वे लोग सुंदर बर्तन बनाते थे। ये बर्तन ज़्यादातर लालिमा लिए होती थी। इन पर काली रेखाओं, बूंदों, ज्यामितीय आकारों के वृक्षों, पत्तों और जानवरों के रंग बिरंगे चित्र बने होते हैं। यानी जो मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे उसे टेराकोटा कहा जाता है। उस पर वृक्षों के पत्तों एवं जानवरों के रंग बिरंगे चित्र बने हुए होते थे। मनकों और ताबीजों की बड़ी मांग थी। मनके मिट्टी, पत्थर, सीप और हाथी दांत के बनते थे। कारीगर तांबा, कांसा और टीन का औजार और उपकरण बनाते थे। धातुओं की पतली परतों से बने भाले, छुरे, तीर, कुल्हाड़ी, मछली मारने के कांटे, उस्तरा और गागर बड़े लोकप्रिय थे। धनी लोग धातुओं के बने बर्तनों का प्रयोग जरूर करते होंगे।
आज की तरह उस समय भी औरतें कंगन और आभूषण खूब पसंद करती हैं। यानी आभूषण प्रेमी औरत लोग जो पहले आभूषण प्रेमी थे वो आज भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग के बारे में जाने कि वे लोग आभूषण के भी प्रेमी होते थे, वे शिल्पकार और कलाकार भी होते थे, वे बर्तन भी बनाते थे, यानी बर्तन मिट्टी के जो बनते थे। धनी लोग जो होते थे वो धातुओं के बने हुए बर्तन का प्रयोग करते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते। मिट्टी के बर्तन के मिट्टी से जो बना हुआ बर्तन है उसे कहा जाता है टेराकोटा। याद रखना है कि क्या कहा जाता है, टेराकोटा। सिंधु घाटी के व्यापार, वे लोग व्यापार क्या चीज़ का करते थे, तो जो वस्तु, क्योंकि आपको बताए थे कि जब आदि मानव को भोजन एक जगह प्राप्त होने लगा तो उन्हें खाली समय मिलने लगा, और खाली समय में वे लोग अपने प्रतिभा को दिखाने लगे, शिल्पकार, कढ़ाई बुनाई इत्यादि करने लगे। और इनसे हुआ क्या कि वस्तु विनिमय की प्रथा बनी, एक वस्तु का लेन देन चालू हुआ, एक दूसरे पर आश्रित हो गए और हर आदमी एक दूसरे के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई करने लगे जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके। तो व्यापार अब धीरे धीरे ये व्यापार में हो गया। सिंधु घाटी के लोग भारत के भीतर और भारत के बाहर भी व्यापार करते थे। वे कश्मीर से लेकर दक्षिण तक व्यापार करते थे। समुद्र और धरती दोनों रास्ते से विदेशों में इनका व्यापारिक संबंध था। कहा जाता है कि सिंधु घाटी वालों को सिमराओं, क्रीट और मिस्र से व्यापारिक संबंध था। मोहनजोदड़ो से बनी मुहरें और कुछ छोटी चीज़ें इराक के पुरातात्विक स्थानों से मिली है। यानी जहाँ विदेशों से भी हमारे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है उनके अवशेष विदेशों में मिले हैं, जिनसे ये पता चलता है कि उनका व्यापारिक संबंध विदेशों से सा था। लोथल जो गुजरात में स्थित है, ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत इम्पोर्टेंट है स्थान है। यहाँ क्या था, बंदरगाह। क्या मिला है, बंदरगाह। यानी हड़प्पा सभ्यता का लोथल जो खुदाई में मिला है क्या, बंदरगाह था। बंदरगाह किसे कहते हैं, तो जहाँ पानी वाला जहाज से सामान उतारा जाता है, लादा जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। यानी गुजरात में ये लोथल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में लोथल ये बंदर। यहाँ से सामान विदेशों में भेजे जाते थे और सामान उतारा जाता था। हड़प्पा लोगों के लिए अफगानिस्तान से व्यापार था। कर्नाटक से सोना लाया जाता था, तांबा राजस्थान से, और पश्चिम एशिया के ओमान से आता था। टीन, नीलम, लाजवर्त ये सभी अफगानिस्तान से लाए जाते थे। उनका संबंध व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। और किसी भी सभ्यता को समझने के लिए, कोई भी सभ्यता आप पढ़ेंगे तो उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक बारे में पढ़ लिए, सामाजिक आर्थिक के बारे में पढ़ लिए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। व्यापार क्या करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, धार्मिक। धर्म, हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म को मानते थे कि नहीं। अभी भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है। तो वो उसमें हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोगों ने अपनी सरकार, समाज और धर्म के बारे में कोई अभिलेख नहीं छोड़ा है, इसलिए इनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। कैसे अनुमान लगा सकते हैं, तो हड़प्पा में एक अवशेष मिले हैं, पशुपति की मोहर। भिराना से प्राप्त मिट्टी के सिंग से इसकी तुलना करें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष में कोई मंदिर नहीं मिला है। क्वेश्चन पूछेगा क्या हड़प्पा में कोई मंदिर का प्रमाण मिला है, जी नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष में कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है।
इसलिए हम नहीं जानते हैं कि लोग अपनी देवी देवताओं की पूजा कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे, ये कोई निश्चित जानकारी नहीं है। किंतु वहाँ मिली मिट्टी की आकृतियों और मोहरों से उस समय लोग धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान होता है। मिट्टी की लघु मूर्ति से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग देवी माँ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? देवी माँ की पूजा करते थे। देवता की आकृति वाली पत्थर की छोटी मुहर भी मिली है। देवता के 3 मुख। इतिहासकारों का विश्वास था कि ये शिव का चित्र है। शिव पशुपति, पशुपति का मुहर मिला है जिसमें 3 मुख होता था। वो प्रमाण, इनसे अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग पशुपति की पूजा करते थे। और पीपल का पेड़ और बैल पवित्र माने जाते थे। इनके अलावा सिंधु घाटी के लोग अनेक अन्य वस्तुओं और प्रतीकों की पूजा करते थे। वस्तुतः यह प्रकार की चित्र पूजा थी, यानी कहा जाता है कि उनकी धार्मिक चित्र पूजा थी, यानी बहुत से चित्र मिले हैं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि आपको बताए थे वो भाव चित्रात्मक थी, चित्र ही से ज़्यादा पता चला, कोई लिखित प्रमाण मिला ही नहीं। क्योंकि उनके जो लिपि मुहर मिली थी उनमें आमतौर से बैल या पेड़ का कोई दृश्य नहीं था, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक चिपटी और आयताकार की तरह एक मुहर मिली है जिनसे शिव पशुपति का चित्र मिला है। हड़प्पा सभ्यता का पतन। इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इन पर आर्य यानी मध्य एशिया से अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो आर्य लोग आए और वेद की रचना किए जिनसे वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। दूसरी नगरीकरण हुआ। प्रथम नगरीकरण ये हमारा हड़प्पा सभ्यता था, यानी प्रथम शहरीकरण जिसको कहते हैं शहर, खोजा गया शहर हड़प्पा था। इसके पतन के बाद वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। जब मध्य एशिया से आर्य लोग आए और हमारे भारत में बसे तो वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। कुछ लोगों को कहना है कि सिंधु घाटी का जो पतन हुआ है, आर्य लोगों ने आक्रमण किया और इन्हें नष्ट कर दिया। सिंधु घाटी नष्ट कर मार डाला। इस सभ्यता का विलुप्त होने का कारण एक और बताया कि भूकंप आने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में अकाल और महामारी फैलने से, जिस तरह से आज हम लोग एक भयंकर महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस, जो आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते ही आज हम लोग, आप अपने घर में हैं और मैं अपने घर में हूँ। ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ इतिहासकारों का कहना है कि एक अकाल आ जाने से, महामारी फैलने से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया है। अब अगले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान खोजे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके खोजकर्ता कौन हैं, उनकी राजधानी कहाँ थी, वो किस नदी के किनारे स्थित थे, उससे भी 1-2 क्वेश्चन अवश्य रहता है। जैसे हड़प्पा के बारे में बताए थे कि किस नदी के किनारे स्थित है, उनकी खोजकर्ता कौन है। उसी तरह से और भी बहुत से स्थान हैं, लोथल, कालीबंगा, सुतकोटदा, धौलावीरा, बनवाली, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।